नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम यूनिट 5 पढ़ना प्रारंभ करेंगे और यूनिट 5 में हम स्वास्थ्य को आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य जीवन की अमूल्य निधि होती है जिसको बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है, निरोगी होता है तो वह जीवन के सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए स्वास्थ्य को जीवन का प्रथम सुख माना गया है। वहीं यदि व्यक्ति अस्वस्थ होता है, रोगी होता है, तो उसको जीवन भर दुखों का एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति अपनी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक विकास पर, अपने आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से भी उसको कई प्रतिकूल कठिनाइयों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, जिससे वह अपनी शिक्षा पर, अपने व्यक्तित्व विकास पर, सामाजिक विकास पर एवं सर्वांगीण विकास पर आसानी से ध्यान दे पाता है एवं इन सब की प्राप्ति में सफल हो जाता है। इसीलिए स्वास्थ्यता होना अति अनिवार्य हो जाता है एवं जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए एवं जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक स्वस्थता अति अनिवार्य होती है। इसके साथ ही जो स्वस्थता है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यदि व्यक्ति प्रत्येक दिन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगा तो वह जल्दी ही रोगों से घिर जाएगा या हो सकता है कि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाए। इसके लिए व्यक्ति को प्रत्येक दिन व्यायाम करना पड़ता है, उचित संतुलित आहार लेना पड़ता है। इसके साथ ही उसको संक्रामक बीमारियों से अपने आप को बचाना होता है। इसीलिए स्वास्थ्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी होती है, जिसमें व्यक्ति संतुलित भोजन, व्यायाम एवं संक्रामक रोगों से बचाव के आधार पर ही अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, जो कि जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन की अमूल्य निधि है एवं स्वस्थ ही जो है वो प्रथम सुख है। अब हम स्वास्थ्य को समझते हैं कि स्वस्थ होना क्या है। संकीर्ण अर्थों में स्वास्थ्य से तात्पर्य है आरोग्यता की स्थिति, या जिसमें व्यक्ति रोगी ना हो, व्यक्ति को बीमारी ना हो एवं उसके शरीर में कमजोरी ना हो। इस तरीके से स्वस्थ से तात्पर्य आरोग्यता से, अर्थात रोगों की अनुपस्थिति से एवं कमजोरी की अनुपस्थिति से ही तात्पर्य जो है स्वस्थ होता है। परंतु अगर हम इसको विस्तृत अर्थ में समझें तो इसको हम WHO की परिभाषा या आयुर्वेद की परिभाषा से समझ सकते हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियम नः स्वस्था इत्याभिधीयते। अर्थात यहाँ पर जिस व्यक्ति के सभी दोष समान हो, अर्थात वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष क्या हो, सम या संतुलित हो, अग्नि सम हो तथा शरीर की 7 धातुएं भी सम हो, मल भी सम हो एवं शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं वो समान रूप से कार्यरत हों। इसके अलावा मन जो कि एक प्रमुख इंद्रिय है, तो मन तथा सभी इंद्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य जो है वो स्वस्थ कहलाता है। और यहाँ पर जो सम कहा गया, जैसे सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मला क्रिया, इसमें सम का अर्थ होता है संतुलित होना। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के दोष, दोष अग्नि, फिर 7 धातुएं, मल, उसके बाद में सभी क्रियाएं, इंद्रियां एवं आत्मा प्रसन्न हो, तो उस व्यक्ति को ही जो है वो स्वस्थ कहा जाता है। वहीं पर WHO ने 1948 में भी स्वस्थ को परिभाषित किया था और WHO के अनुसार दैहिक अर्थात शारीरिक, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, या फिर दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से
समस्या विहीन होना ही क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। या फिर किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? स्वस्थ कहा जाता है, ना कि सिर्फ बीमारी एवं कमजोरी की अनुपस्थिति होना। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, इसके साथ ही वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, राइट, उसका कार्य करने में मन लगे या उसका मन प्रसन्नचित्त हो, इसके साथ ही वह सामाजिक रूप से भी क्या हो? स्वस्थ हो। अर्थात सामाजिक नियमावली का, राइट, सामाजिक विधानों को, सामाजिक जो प्रतिष्ठाएं हैं उनमें अपना जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति विचारों से एवं मन से प्रसन्न हो। तो इस तरीके से यदि व्यक्ति शरीर से, मन से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। इसीलिए केवल और केवल बीमारियों की अनुपस्थिति को हम यहाँ पर स्वस्थ नहीं कहेंगे, वरन यदि व्यक्ति समाज की, शरीर की, अपनी शरीर की, समाज की एवं शरीर की तथा भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में यदि सफलता पूर्वक या उपयुक्त क्षमता से सक्षम होता है, तो वही व्यक्ति क्या कहा जाता है? स्वस्थ कहा जाता है। अब हम प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों को समझेंगे। यदि हमें किसी देश की स्वस्थता के बारे में जानना हो, किसी राज्य की स्वस्थता के बारे में जानना हो या किसी समाज की स्वस्थता के बारे में जानना हो, तो हम इन संकेतकों के माध्यम से उस समाज के, उस राज्य के एवं उस देश की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो प्रमुख संकेतक जो हैं, प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक निम्नलिखित हैं। उनमें पहला नंबर हो जाएगा क्या? उच्च जीवन प्रयासा। जिन समाजों में, जिन देशों में नागरिकों की उच्च जीवन प्रत्याशा होती है, अर्थात वहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती है, और यह भी जो है वो 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हो सकता है 3 नंबर में पूछा जाए प्रमुख या महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक कौन से हैं, या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतों पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा, राइट। तो उच्च जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है कि उस समाज में या उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। वही दूसरा हो जाएगा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या, और इसको हम कोरोना महामारी में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे ही कोरोना का संक्रमण फैला, जिन देशों की स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी थी, उन देशों ने कोरोना महामारी में या कोरोना महामारी पर आसानी से जो है वो आसानी से नियंत्रण पा लिया, एवं उन देशों में जान की या जो जान है या व्यक्तियों की जो है सुरक्षा भी संपन्न हुई, राइट। तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर यदि अस्पतालों की संख्या अधिक है तो वहां पर स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है। इसके साथ ही प्रति 1 लाख जनसंख्या पर चिकित्सकों की अधिक संख्या होना, तो अस्पतालों की अधिक संख्या, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर चिकित्सकों की अधिक संख्या होना, और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या। यदि ये तीनों पर्याप्त मात्रा में है तो यह भी उस देश की अच्छी स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों का प्रतिशत भी अधिक होना, साथ ही साथ प्रति 1000 जन्मों पर जीवित बच्चों की जो है संख्या अधिक होना, या हम कह सकते हैं कि प्रति 1000 संस्थागत प्रसवों में जो मात्र जीवन है उसकी संख्या का अधिक होना इत्यादि जो है ये प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक कहलाते हैं, जिनको हम इसी टॉपिक में यूनिट 5 में और भी अधिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के प्रकारों को समझेंगे। दरअसल ये जो है स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का जो टॉपिक है ये हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम एक तरीके से बेसिक जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और बेसिक में यहाँ पर हम जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रकारों को समझेंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का या जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य सुविधाओं का या हेल्थ केयर के प्रकारों को समझेंगे। जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, उपचारात्मक स्वास्थ्य हो जाएगा जिसको क्यूरेटिव हेल्थ केयर कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा निरोधात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं, राइट, जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है और भारत में इनकी स्थिति क्या है, या सरकार ने उपचारात्मक स्वास्थ्य या निरोधात्मक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी नीतियां लागू की हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं, या जिनको क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी कहा जाता है। तो उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं से तात्पर्य उन सुविधाओं से होता है जो रोग या बीमारी के उत्पन्न होने के पश्चात उपलब्ध कराई जाती हैं। अर्थात जब व्यक्ति बीमार हो जाता है या जब व्यक्ति को बीमारी लग जाती है तो उसके पश्चात जब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो इन्हीं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है या क्यूरेटिव हेल्थ केयर कहा जाता है। इसके साथ ही जो उपचारात्मक स्वास्थ्य होता है ये बीमारी का प्रभाव कम करने में तथा उस बीमारी को रोकने के लिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और यदि संक्रामक बीमारियां हैं तो फिर वहां पर उपचारात्मक स्वास्थ्य तो अति अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से क्या होती हैं, फैलती हैं। तो संक्षिप्त में वे स्वास्थ्य सुविधाएं जिनको रोग या बीमारी के उत्पन्न होने के पश्चात उपलब्ध किया जाता है तथा जिनका प्रमुख उद्देश्य होता है रोग या बीमारी के प्रभाव को कम करना तथा उसको फैलने से या संक्रमण होने से रोकना। अब भारत की बात करें तो भारत में जो अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपचारात्मक प्रकार की ही है। अर्थात भारत में अधिकांश जो सुविधाएं हैं वह क्यूरेटिव हेल्थ केयर टाइप की हैं। इसके साथ ही भारत में जो उपचारात्मक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं, वो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें वर्तमान समय में निजी क्षेत्र की भागीदारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ ही उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हो सकता है एलोपैथिक दवाइयाँ हो, होम्योपैथिक दवाइयाँ हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या अन्य मेडिसिन के माध्यम से बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है या उसको नियंत्रित किया जाता है या रोका जाता है। इसके साथ ही इसमें कई स्वास्थ्य तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें थेरेपी करना हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा एवं सर्जरी इत्यादि के माध्यम से जो है रोगों को नियंत्रित किया जाता है या उनका समाधान किया जाता है। इसकी एक और विशेषता यह है कि जब किसी व्यक्ति को क्यूरेटिव हेल्थ केयर दिया जाता है तो जब तक उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो जाती है, नियंत्रित नहीं हो जाती है, तब तक उस व्यक्ति को जो है निर्देशित किया जाता है, राइट। अब भारत में उपचारात्मक स्वास्थ्य हेतु जो सरकारी प्रयास हैं या सरकारी नीतियां हैं हम उनको यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर ये हो जाएगा कि भारत में सभी नागरिकों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां पर बीमारियां अधिक फैलती हैं उन क्षेत्रों में उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है, ताकि देश के सभी नागरिक अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोग या बीमारियों के निदान होने के लिए वहां पर दवाइयां ले सकते हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने महिलाओं, बच्चों तथा अन्य जो वंचित वर्ग हैं या अन्य विशेष वर्गों के लिए अलग अलग जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही हैं, राइट। और इसमें भी यहाँ पर चूंकि विशेष वर्गों की
जो उपचारात्मक सुविधाएं होती हैं वो विशेष प्रकार की भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें तो जो बच्चे हैं, बच्चों की जो बीमारियां हैं या बच्चों का जो उपचारात्मक स्वास्थ्य है वो वयस्कों से थोड़ा अलग होता है। इसीलिए बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तथा वैसे ही महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार अलग अलग प्रयास करती है। फलस्वरूप जैसे अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी आशंका जताई जा रही है। इसके लिए दुनिया भर में सभी वैज्ञानिक जो हैं बच्चों के टीकाकरण के लिए एवं अस्पतालों में पर्याप्त बेडों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, राइट, ताकि अगर ये संक्रमण फैलता है तो उनको उपचारात्मक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में भर्ती किया जा सके या उनके लिए पर्याप्त बेड उपस्थित हो, राइट। फिर जैसे मध्य प्रदेश सरकार में भी जो है, मध्य प्रदेश सरकार भी कई योजनाएं चला रही है एवं उदाहरण के तौर पर निःशुल्क डायलिसिस योजना हो जाएगी एवं मध्य प्रदेश सरकार भी कई योजनाएं चला रही है ताकि उपचारात्मक स्वास्थ्य उपलब्ध किया जा सके, राइट। हमारे देश में AIIMS की या एम्स की स्थापना की गई है, राइट, ताकि न केवल देश में अच्छा उपचारात्मक स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा सके बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान भी हो सके, राइट। फिर आयुष्मान कार्यक्रम चला रही है, राइट, और सभी देश के नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो वह सरकारी अस्पताल में या निजी अस्पताल में उपचारात्मक स्वास्थ्य जो है वो प्राप्त कर सकता है। और इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसकी बीमारी या उपचारात्मक स्वास्थ्य में जो भी वित्तीय खर्च आएगा वह कौन देगी? सरकार देगी। फिर नेशनल हेल्थ मिशन हो जाएंगे दोनों, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राइट, शहरी और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो दोनों नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिर आशा कार्यकर्ता, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थागत प्रसव है एवं ग्रामीण वासियों की जो रोग नियंत्रण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आशा कार्यकर्ता। फिर मलेरिया निवारण कार्यक्रम हो जाएगा, टीबी निवारण कार्यक्रम हो जाएगा एवं कई रोग निवारण कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। एक और विशेष चीज़ से आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर उपचारात्मक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में शासकीय क्षेत्र से अधिक निजी अस्पतालों की भूमिका जो है वो दिनों दिनों बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जो है विकासखंड स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो स्थापित हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो कम है या अधिक जनसंख्या पर कम प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। और जो स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ना तो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ना ही वहाँ पर जो है उपचारात्मक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसीलिए दिनों दिनों जो निजी अस्पतालों की भूमिका है उपचारात्मक स्वास्थ्य में वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम यहाँ पर निरोधात्मक स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में समझेंगे। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं से तात्पर्य उन स्वास्थ्य सेवाओं से होता है जिनको बीमारी होने से पहले ही या रोग उत्पन्न होने से पहले ही रोग की रोकथाम के लिए इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। और इन सेवाओं को इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव, ताकि रोग फैलने से पहले ही या व्यक्ति को बीमार होने से पहले ही इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के माध्यम से जो रोग हैं उनकी रोकथाम की जाती है, पूर्व रोकथाम की जाती है। और जो निरोधात्मक स्वास्थ्य होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है, उसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य जीवन शैली, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वो रोगों से ग्रस्त ना हो और उसका शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। फिर उत्कृष्ट मानव संसाधन का सृजन करना, राइट। अगर बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के रूप में उसका दोहन करना है, तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या का स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसीलिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उनसे जो उत्कृष्ट मानव संसाधन होता है उसका सृजन किया जाता है, राइट। वहीं वित्तीय खर्च कम करना, अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो हो सकता है कि बीमारी के इलाज में काफ़ी खर्च हो जाए, राइट। उदाहरण हम समझते हैं कोरोना से, यदि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वह एक क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, राइट। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से आपका जो है वित्तीय खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि यदि आप एक बार कोरोना से जो है इन्फेक्टेड हो गए और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपका 3 से 4 लाख का बिल भी बन सकता है। वहीं अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं या मास्क लगाते हैं या कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर आपका जो रोग ना होगा तो उस स्थिति में आपका वित्तीय खर्च भी कम हो जाएगा और इससे रोगों के प्रति भी जो है जागरूकता फैलती है। अब जो निरोधात्मक स्वास्थ्य होता है वो कई स्टेज में उपलब्ध कराया जाता है, राइट। तो यहाँ पर निरोधात्मक जो स्वास्थ्य है उसके 4 भाग माने गए हैं। सबसे पहला तो हो जाएगा मूल रोकथाम, फिर प्रारंभिक रोकथाम, माध्यमिक रोकथाम और क्या हो जाएगा, तृतीयक रोकथाम, जिसमें पहले को समझते हैं मूल रोकथाम। मूल रोकथाम से तात्पर्य होता है कि माता पिता बनने वालों को बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य की जानकारी पहले से ही दे दी जाती है, ताकि जो माता पिता हैं जिनको बच्चे के पालन पोषण के बारे में, बीमारियों के बारे में, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में हो सकता है कि जो नवजात है वो कई रोगों से, बीमारियों से संक्रमित हो सकता है। इसलिए माता पिता बनने वालों को पहले से ही बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य की जो है वो जानकारी दे दी जाती है, राइट। और अब तो कई बार जो है टीकाकरण को भी जन्म अवस्था से पहले जो गर्भवती होती हैं उनको भी टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, राइट। और दूसरा, यहाँ पर नवजात जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से लड़ने में उतना कुशल नहीं होता है, उसको पर्यावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए भी माता पिता को जो है वो जानकारी दी जाती है। इस तरीके से मूल रोकथाम के माध्यम से या माता पिता को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण देकर जो है नवजात के जो रोग हैं उनकी जो है रोकथाम की जाती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक रोकथाम हो जाएगा, राइट। प्रारंभिक रोकथाम के से तात्पर्य होता है कि रोगों को प्रथम दृष्टा फैलने से रोकना या व्यक्तियों को संक्रमित होने से या रोगी होने से या बीमार होने से बचाना। इसमें पहला क्या हो जाएगा, पौष्टिक आहार हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो बीमारियां होती हैं, अगर हम देखें मुख्य रूप से जो रोग होते हैं, राइट, वो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, राइट। एक तो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, राइट। और यहाँ पर एक क्या होते हैं, उपार्जित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, राइट। और इसमें से भी जो जन्मजात रोग होते हैं, राइट, इसमें भी यहाँ पर जन्मजात जो रोग होते हैं वो एक तो क्या हो जाएंगे, कुपोषण के कारण होते हैं और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर कुपोषण के कारण या शारीरिक अपूर्णता। तो शारीरिक अपूर्णता में तो जो जितनी भी शारीरिक अपूर्णता हो जाएगी और क्या हो जाएंगे, आनुवांशिक हो जाएंगे। तो आनुवांशिक रोग जो कि आनुवांशिक कारणों की वजह से व्यक्तियों को मिलते हैं। इसके साथ ही शारीरिक अपूर्णता से तात्पर्य व्यक्तियों का जो है एक तरीके से विकलांग होना, और वहीं कुपोषण के कारण भी कई जो है बीमारियां होती हैं। वहीं उपार्जित जो होते हैं वो कौन से होते हैं, संक्रामक रोग हो जाएंगे, और वहीं पर क्या हो जाएंगे, असंक्रामक जो कि फैलते नहीं हैं, राइट, जिनको हम कुपोषण जन्य रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे वो संक्रामक रोग हो, असंक्रामक रोग हो, जन्मजात रोग हो या कुपोषण से जनित रोग हो, उन सब की रोकथाम के लिए अगर पौष्टिक आहार उपलब्ध किया जाता है तो उससे भी कई रोग जो हैं वो उत्पन्न होते ही नहीं हैं, क्योंकि कई रोग जो हैं वो
पोषण, उपयुक्त पोषण ना मिलने की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा, व्यायाम की उपलब्धता, राइट। व्यायाम करने से शारीरिक संतुलन बना रहता है और उससे व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है। फिर निजी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना एवं यौन शिक्षा भी दी जाती है ताकि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शारीरिक अस्वस्थता ना हो। फिर हो जाएगा यहाँ पर माध्यमिक रोकथाम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है या वह अस्वस्थ है और अगर उसको कोई संक्रामक रोग है तो उस संक्रामक रोग को दूसरे व्यक्ति तक फैलने से रोकना और इसको रोकने के लिए कोई भी त्वरित उपचार करना, जैसे कोरोना पेंडेमिक के माध्यम से भी हम समझते हैं, राइट, कि यहाँ पर हम प्रारंभिक रोकथाम में व्यक्तियों को कोरोना पेंडेमिक की क्या दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, कोरोना के लक्षणों के बारे में बता सकते हैं और कोरोना से बचाव के लिए जो भी आवश्यक व्यवहार है उस व्यवहार के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, राइट। माध्यमिक रोकथाम में अगर कोई व्यक्ति जैसे संक्रमित पाया जाता है तो उससे संक्रमण दूसरे व्यक्तियों को ना फैले इसके लिए तुरंत के तुरंत ही उपचार करना, उस व्यक्ति का उपचार भी करना ताकि वह बीमारी को ना फैलाए, राइट। और अन्य उपाय जैसे सैनिटाइजेशन हो जाएगा या लॉकडाउन इम्पोज कर देना या जो हो जाएगा आइसोलेशन हो जाएगा, उस व्यक्ति को तथा उस व्यक्ति के परिवार वालों को आइसोलेट कर देना, राइट। उसने जिन जिन वस्तुओं को छुआ है उसको सैनिटाइज कर देना, लॉकडाउन इम्पोज कर देना ताकि कुल मिलाकर जो बीमारी एक व्यक्ति में है वो उसके परिवार वालों को, समाज को या उसके राज्य में ना फैले, राइट। फिर हो जाएगा यहाँ पर तृतीय रोकथाम हो जाएगी। तृतीय रोकथाम में क्या किया जाता है कि जब बीमारी व्यापक रूप ले लेती है या कई अलग अलग क्षेत्रों में फैलती है तो यहाँ पर उस बीमारी की जो है वो जटिलता को कम करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं ताकि उस बीमारी की जो जटिलता है वह भी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके साथ ही इसमें ध्यान दिया जाता है कि दर्द को रोकने के लिए भी क्या करना, उपाय करना या रोग संक्रमण से जीवन के बचाव के लिए भी यहाँ पर जो है वो उपाय किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वैक्सीन हो जाएंगी। भाई वर्तमान समय में वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो जाएगा। इसमें हम दर्द को भी रोक रहे हैं और व्यक्ति की जो है वो जान को भी सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन से कोरोना से संक्रमण हो सकता है, परंतु अगर संक्रमण होता है तो उस व्यक्ति का या तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा या फिर उसको सामान्य सर्दी जुकाम के रूप में उस बीमारी से उसका बचाव हो जाएगा, राइट। और जो लोग रोग से ग्रस्त हो चुके हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना, फिर ऐसे उपाय करना जिससे रोग की जो हानि है वह कम से कम हो, और अंतोगत्वा ऐसे उपाय भी करना क्योंकि जब भी कोई संक्रामक बीमारी फैलती है या फिर किसी भी बीमारी से परिवार ग्रस्त होता है, समाज ग्रस्त होता है तो उससे मानसिक नुकसान होता ही होता है। इस वजह से पुनर्वास भी स्थापित करना ताकि जो संक्रमित व्यक्ति हैं या जो उस रोग से प्रभावित जितने भी रोगी हैं या उनके परिवार वाले हैं वो उस स्थिति से निकलकर अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ सकें, राइट। तो ये यहाँ पर जो है हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जो जितने भी भाग थे उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब निरोधात्मक जो है ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसके लिए सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, और चूंकि 2 वर्षों से कोरोना चल रहा है इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो आपको बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी ही पता होगा, राइट। तो उसमें निरोधात्मक स्वास्थ्य में सबसे पहला क्या हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, राइट। तो जो बीमारियां हैं, राइट, नवजात को या बालकों को या वयस्कों को कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों का खतरा होता है और बीमारियों से बचाने के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसमें टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि टीकाकरण के माध्यम से ही ऑलरेडी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से वह जो रोग होता है या बीमारी होती है उस व्यक्ति पर उतना अधिक प्रभाव नहीं कर पाती है और वह व्यक्ति उस बीमारी से सुरक्षित रहता है, राइट। इसके लिए टीकाकरण जो है वो एक निरोधात्मक या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है
और भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम या पल्स पोलियो कार्यक्रम हो जाएगा, राइट। मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा, राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कोरोना टीकाकरण हो जाएगा। तो इनके माध्यम से हमारे देश में कई रोग, कई संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण भी किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी, क्योंकि वातावरण एवं आवासीय स्वच्छता रहेगी एवं जो है वातावरणीय स्वच्छता रहेगी, तो उससे भी जो संक्रामक बीमारियां हैं वह भी क्या होंगी, फैलेंगी नहीं, राइट। इसी वजह से कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कई बार जो वाहन है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रेन हो, बसेस हो, उनको सैनिटाइज किया जाता है, ताकि अगर कभी भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर किसी प्लेस पर या किसी ट्रेन में या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता है तो उनको सैनिटाइज कर देना, ताकि उससे भी जो है वो बीमारी ना फैले। कुल मिलाकर स्वच्छता रहने पर जो है वो बीमारी कम फैलती है। और भारत में स्वच्छ भारत मिशन, जिसके माध्यम से जो गंदगी की वजह से या प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां फैल रही थी, उनको स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छ किया जा रहा है, राइट। पेयजल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर व्यायाम, लोगों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, राइट, ताकि लोग जो है, लोगों का शरीर रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक प्रतिरोधक क्षमता को हासिल कर ले। और व्यायाम करने से शरीर का भी संतुलन बना रहता है, राइट। और जिसको बढ़ाने के लिए भी भारतीय सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय सरकार के प्रयासों से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित करवा दिया, राइट। और 21 जून को सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए भी जो है कार्य करती है। फिर पोषण कार्यक्रम चलाना, मध्य प्रदेश तथा भारत में कुपोषण जनित जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए स्कूलों में मिड डे मील स्कीम हो जाएगी। आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है पौष्टिक आहारों का वितरण किया जाता है, ताकि गर्भावस्था के दौरान भी पोषण मिल सके। फिर स्कूलों में जो है भी पोषण की व्यवस्था हो सके, इसके लिए कई पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर संस्थागत प्रसव भी हो जाएंगे। तो जननी एक्सप्रेस योजना जो कि 2006 में मध्य प्रदेश में लागू हुई थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इसके लिए परिवहन एवं उपचार योजना उपलब्ध कराना एवं आशा कार्यकर्ता, राइट, दाइमा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राइट, इनके माध्यम से भी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना एवं जो प्रसव के दौरान जो जच्चा एवं बच्चा की जान जा सकती है या जो भी बीमारियां फैलती हैं उनको इनके माध्यम से रोकना। इसके साथ ही छठवां क्या हो जाएगा, अवसंरचनात्मक, विभिन्न प्रकार की अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करके भी कई बीमारियों को रोका जा सकता है। जैसे यदि हम जो है कई क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल की स्थापना कर दें, तो वहाँ पर जो है लोग न केवल उपचार करेंगे बल्कि उन्हें सरकारी अस्पतालों के माध्यम से विशेष रोगों की जानकारी भी मिलेगी, राइट, प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा, राइट, जिससे अस्पतालों की स्थापना से न केवल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है प्राप्ति होगी बल्कि जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर है वह भी आसानी से उपलब्ध होगा। फिर सोशल हेल्थ केयर की स्थापना हो जाएगा, THC हो जाएगा, AIMS की स्थापना हो जाएगी जो कि अनुसंधान कार्य करेंगे एवं संविधान में जो अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन की रक्षा का अधिकार है उसको अमल में लाने के लिए भी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों महत्वपूर्ण होता है इसको भी आप समझ चुके हैं कि जब वैक्सीन नहीं बन रही थी तब दुनिया के में ये समस्या थी कि इन वैक्सीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और चूंकि हमारे देश में पहले से ही पल्स पोलियो अभियान, मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम चल रहे थे, इस वजह से हमारे देश में जो ऑलरेडी हमारा हेल्थ सिस्टम है वह वैक्सीनेट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और इसका जो है फल या इसका जो रिजल्ट है वो हमको कोरोना वैक्सीनेशन में मिल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन में हमने केवल और केवल एक बार या 2 बार जो है ट्रायल किए थे, उसके बाद से बड़ी गति से जो है कोरोना का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, राइट। तो ये थे हमने यहाँ पर जो है
स्वास्थ्य हेल्थ केयर के बारे में पढ़ लिया है, राइट। क्यूरेटिव हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव जो हेल्थ केयर है उसके बारे में समझ लिया है। अब हम यहाँ पर भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र का जो मौजूदा आकार है वो समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप समझने की प्रयास करना, दरअसल भारत में हेल्थ सेक्टर की स्थिति क्या है और हेल्थ सेक्टर की कमियां क्या हैं, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र का मौजूदा आकार कितना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, राइट। क्योंकि किसी भी देश का जो मौजूदा हेल्थ आकार होता है उसके आधार पर ही दुनिया की जो फार्मा कंपनियां हैं या जो भी कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं, वो उस देश की जनसंख्या के या हेल्थ आकार के आधार पर वहां पर हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं, राइट। इसके साथ ही जो हेल्थ आकार है या मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र का आकार है उसके आधार पर भी सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देनी चाहिए, सरकार को कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करनी चाहिए, सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए और सरकार को कौन कौन सी नीतियां या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, यह समझने में भी सहूलियत होती है। तो हम यहाँ पर भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र का मौजूदा आकार है उसको समझेंगे। तो अनुमान के मुताबिक भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र 2022 तक 3 गुना बढ़कर 133 जो है बिलियन डॉलर का हो जाएगा और 133 बिलियन जो डॉलर है एक बहुत बड़ी रकम है, राइट। तो भारत का जो मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र का आकार है वो 133 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इसके साथ ही जो चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र, राइट, चिकित्सा पर्यटन का क्षेत्र से तात्पर्य क्या हुआ कि भारत में अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम पाया जाता है, अर्थात भारत में कम दामों पर सर्जरी से लेकर जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसीलिए कई डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूएस हो या कई डेवलप्ड कंट्री के जो पेशेंट्स हैं वो भारत में मेडिकल या हेल्थ सर्विसेज प्राप्त करने के लिए भारत को विजिट करते हैं और इस वजह से भी दिनों दिन जो हमारा हेल्थ टूरिज्म है वह भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत की जो हेल्थ सर्विसेज है वो अफोर्डेबल है। उदाहरण के तौर पर अगर हम माने तो यदि कोई सर्जरी भारत में 1 लाख रुपए में हो जाती है तो उसका ही जो आकार है वो दूसरे देशों में कई बार 2 गुना, 4 गुना या 5 गुना भी होता है। इसीलिए भारत में अफोर्डेबल जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और इस वजह से जो चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र है वह भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसकी जो दर है वो 18% की दर से बढ़ रहा है और 2020 के अंत तक जो हमारा चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र है वो 9 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अगर हम भारत के हेल्थ केयर में अगर हम वित्तीय व्यय की बात करें तो स्वास्थ्य पर जो सरकार का व्यय है वो 1.2, राइट, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2014-15 में जीडीपी का महज 1.2% ही जो है वो खर्च किया जाता था, जो कि 2018-19 में मामूली बढ़त के साथ में कितना हो गया है, 1.4% हो गया है, जो कि बहुत ही कम है, जनसंख्या के अनुसार बहुत कम है। और जो नई स्वास्थ्य नीति है 2017, उस नीति में भारत में जो वित्तीय खर्च होना चाहिए वो जीडीपी का 2.5 का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, राइट। इसके साथ ही जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारे देश में अप्रैल 2000 से जून 2019 के बीच अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक जो केंद्र हैं उनमें 6.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये आंकड़े भी हमको जो है मेंस का उत्तर लिखने में हमको बहुत ही सहूलियत करेंगे। तो कुल जो साइज है हेल्थ केयर सिस्टम का भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र का मौजूदा आकार 133 बिलियन हो चुका है, राइट। फिर जो चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र है उसमें
$9 बिलियन का हो चुका है। वहीं 2019 में जो जीडीपी का खर्च है वो 1.4 हो चुका है, जिसको 2025 तक बढ़ाकर 2.5 करना है। और वहीं एफडीआई जो है वो लगभग 6.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रतिवर्ष जो है वो होता है। राइट, अब हम समझते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर दरअसल जो हेल्थ सर्विसेज है या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और इसीलिए सामुदायिक स्वास्थ्य या देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि के लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। इसलिए सरकार को न केवल अवसंरचना बढ़ोतरी पर ध्यान देना है, बल्कि प्रिवेंटिव जो हेल्थ केयर है उसको भी बढ़ावा देना है, ताकि वर्तमान समय में जो स्थिति कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुई है वो आने वाली बीमारियों से या जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे कभी हमारा देश उस तरीके से प्रभावित ना हो। इसीलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। राइट, अगर हम यहाँ पर नागरिकों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो आर्टिकल अनुच्छेद में यहाँ पर जो है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, ये सभी नागरिकों का क्या है, एक मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के माध्यम से जीवन जीने के अधिकार के तहत उनको जीवन जीने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि के लिए भी हमारे संविधान में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। राइट, अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान में स्वास्थ्य सुविधाओं के जो अनेक प्रावधान है वो भारतीय संविधान का भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान है। अनुच्छेद 38 हो, 39वां हो, 41 हो, 42 हो, 47 हो, 48 हो, इन सब में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। राइट, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। इसीलिए राज्य सरकारें भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के भाग 4 के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें भी कई स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान है। इसके साथ ही जो हमारे देश में जो नगरीय संस्थाएं हैं या ग्रामीण संस्थाएं हैं, ग्रामीण संस्थाओं में ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं में भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख क्या है, प्रावधान है। इसके साथ ही ये जो पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखना, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी ये संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं। अब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी समझेंगे और ये भी 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, जब भी नैदानिक चिकित्सा होती है तो नैदानिक चिकित्सा में एक मरीज के स्तर पर उसके जो विभिन्न रोग हैं या उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है ताकि उस व्यक्ति की बीमारी का आसानी से निदान किया जा सके। परंतु जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि जो स्वास्थ्य के निर्धारक या उसकी रक्षा के विषय में जनसंख्या के स्तर पर अध्ययन किया जाना है। अर्थात अगर कोई बीमारी है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि कोई भी रोग है या कोई भी बीमारी व्यक्तिगत तौर पर उसके शरीर को उसकी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करेगी, राइट, इसका अध्ययन करते हैं या उसका उपचार ढूंढते हैं। परंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य के जो भी निर्धारक है या पूरे समाज की रक्षा के लिए जनसंख्या के स्तर पर विभिन्न रोगों का, बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, राइट, ताकि
उस बीमारी से या उस संक्रामक रोग से या उस सेवा के माध्यम से पूरे समाज को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। वहीं अगर हम भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। एक और भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन भी बन रही है, तो भारत जो है दवाइयों का उत्पादन भी करता है, तो भारत में दिनों दिन जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, राइट। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, दवाइयों का उत्पादन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ रही हैं। इसके विपरीत इसकी दुगनी गति से भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है एवं भारत के जो वातावरण है या भारत में कई प्रकार के संक्रामक रोग भी फैलते हैं, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, हर 4-5 वर्षों में कोई ना कोई संक्रामक रोग हो, राइट। जैसे निपाह वायरस हो जाएगा, राइट, बर्ड फ्लू हो जाएगा, या फिर वर्तमान समय में कोरोना महामारी हो जाएगी। इससे संबंधित बीमारियां जो हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं पोषण संबंधी कई कमियां पाई जाती है एवं कुपोषण जनित भी बीमारियां फैल रही हैं, और असुरक्षित जो गर्भधान के मुद्दे जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर भी जो है बढ़ रही है, इत्यादि समस्याएं भी भारत में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के साथ में या स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपस्थिति में ये जो है खतरा बढ़ रहा है। और हो सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य को देखने के लिए, एक समग्र खतरे से निपटने के लिए एक सार्वजनिक, राइट, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया की अति आवश्यकता है, राइट। क्योंकि अगर हमारा जो हेल्थ सेक्टर है या सार्वजनिक स्वास्थ्य जो सिस्टम है वो अगर एफिशिएंट नहीं होगा तो कोरोना जैसी बीमारियों का हम ना तो रोकथाम कर पाएंगे, और जिस तरह से भारत में तबाही हुई थी उस तबाही को भी हम नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम जो है उसका होना अनिवार्य है, ताकि जो भी है स्वास्थ्य प्रचार किया जा सके, बीमारियों की रोकथाम हो सके एवं सस्ती नैदानिक एवं चिकित्सकीय सेवा सभी के लिए कम लागत में उपलब्ध हो सके, राइट। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समाज की जो सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है, जो आर्थिक स्थिति है उसको समझना भी अति आवश्यक है। क्योंकि कई बार रोगों के नियंत्रण में, रोगों की रोकथाम में, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कराने में ये कारक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी कारकों का अध्ययन करके एक कारगर तरीके के रूप में स्वास्थ्य तंत्रों का अध्ययन करना और उनका विश्लेषण से एक अच्छी रणनीति बनाना भी आज की जो है वो आवश्यकता है। इस तरीके से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, शिक्षण और पेशेवर अभ्यास की शैक्षणिक परंपरा पर आधारित एक विषय है, जिसका प्रयोग बीमारी को रोकने और पूरी आबादी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए 2017 में नई स्वास्थ्य नीति 2017 लागू की गई थी, राइट। और यहाँ पर जो नई स्वास्थ्य नीति है इस पर हो सकता है 5 नंबर का या 11 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो हो सकता है उसके समाधान पर भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कितनी कारगर साबित हुई है या नई स्वास्थ्य नीति का क्या योगदान है, ये सीधा जो है वो 11 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। एवं अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है नई स्वास्थ्य नीति 2017 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आगे जाकर हम जो लक्ष्य पढ़ेंगे, राइट, जितने भी लक्ष्य हैं चाहे वो जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य जीवन से संबंधित हो, तो
एक तो आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि हमारे देश में जीवन प्रत्याशा का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है, राइट। तो कई इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी प्राप्त होंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से एक इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है वो नई स्वास्थ्य नीति से पूछा जा सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हम जो डाटा पढ़ेंगे उसको आप इस पूरे के पूरे हेल्थ जो हमारी यूनिट 5 है उसमें कई उत्तरों में लिखने में आपको कोट करने में आसानी होगी। इसीलिए नई जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसका हर एक लक्ष्य आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रश्न में उसका जो फैक्चुअल डाटा है उसको आप कोट कर पाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उस पर पढ़ेंगे, राइट। तो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अभी मैंने आपको बताया था कि नैदानिक स्तर पर, जो नैदानिक चिकित्सा में एक मरीज के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोगों का एवं उसके निदान का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश के जो स्वास्थ्य निर्धारक हैं या पूरे देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए हम जनसंख्या के स्तर पर अध्ययन करते हैं, और उन रोगों से, सभी नागरिकों को रोगों से बचाव के लिए, उनको क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए एक व्यापक रणनीति एवं एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और ये जो व्यापक दृष्टिकोण है या व्यापक जो एक रणनीति है वह रणनीति हमारे देश में समय समय पर भी बनी है, जिसको हम स्वास्थ्य नीति के माध्यम से भी कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमारे देश के सभी नागरिकों को उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, समाज का वातावरण, राइट, समाज में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न न हो, कुपोषण से जन्य जो है बीमारियां कम हो, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों एवं जो इनसे रोगी हैं, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के जो रोगी हैं उनकी संख्या में कमी हो सके। साथ ही साथ यदि कोई महामारी फैलती है, पेंडेमिक फैलती है, एंडेमिक फैलती है, तो उसकी रोकथाम किस तरीके से हो सकती है और किस तरीके से हमारे जो स्वास्थ्य संकेतक हैं उनको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, सुधार किया जाए, इसके लिए हमारे देश में स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण होता आया है। भारत में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो पहली नीति थी वो 1983 में बनी थी। तो भारत की प्रथम स्वास्थ्य नीति 1983 में लागू हुई थी, और इसके बाद में समय समय पर आवश्यकता अनुरूप जो है स्वास्थ्य नीतियां लागू होती चली गई। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, और दरअसल यही पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के बाद में कोई भी राष्ट्रीय नीति ना तो बनी थी और ना ही उनका क्रियान्वयन हुआ था। परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के 15 वर्षों के पश्चात 2017 में नई राष्ट्रीय नीति जो है वो क्रियान्वित हुई है, और इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, आर्थिक स्थिति हो, पर्यावरणीय जो परिवर्तन है, उन सभी को ध्यान में रखकर जो वर्तमान में हमारी समस्याएं हैं, वर्तमान में एवं चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धता है, उसको समाज में उपलब्ध या देश में उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही इसका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमारे देश में अभी तक अगर हम देखें 2015 से पहले मुश्किल से 1.2 जीडीपी का 1.2% ही हम स्वास्थ्य पर खर्च करते थे। 2015 के बाद में बढ़कर ये 1.4% हो गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे देश में औसतन रूप से जीडीपी का 1.4 या 1.5 ही खर्च किया जाता है, जिसको बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस नीति के जो नई राष्ट्रीय नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रथम उद्देश्य है कि हमारे देश के नागरिकों को
उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। इसके साथ ही जो रोगों की रोकथाम है या संवर्धनकारी जो स्वास्थ्य सेवा है एवं वित्तीय बोझ से रहित जो गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि हमारे देश का हर वर्ग का हर एक व्यक्ति इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। अब ये जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसके हम प्रमुख बिंदुओं को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। इसके प्रमुख बिंदुओं में हो जाएगा सबसे पहला आस्वादन आधारित दृष्टिकोण। जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसमें रोकथाम एवं संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा पर फोकस किया गया है और इस पर आश्वासन आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, अर्थात सरकार हर एक क्षेत्र में हर एक रोग के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करेगी। दूसरा यहाँ पर रोगी केंद्रित दृष्टिकोण। दरअसल बीमारियों के फैलने से प्रत्यक्ष रूप से रोगी प्रभावित होता है, इसीलिए रोगी को ध्यान में रखकर जो जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं एवं जो भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि रोगी की देखभाल अच्छे से हो सके, राइट, उसको उचित सेवाएं प्राप्त हो सके। लापरवाही तथा अनुचित व्यवहारों की वजह से रोगी के जीवन पर संकट उत्पन्न ना हो, राइट। और ये लापरवाही से जो कुछ भी विवाद होता है या शिकायतें होती हैं उनके समाधान के लिए अधिकार संपन्न जो है अधिकरण स्थापित करना, ताकि अनुचित व्यवहार है या जो लापरवाही है उससे रोगी को नुकसान ना हो। इसके साथ ही देश में प्रयोगशालाओं और इमेजिंग जो सेंटर हैं तथा नई सेवाओं के लिए मानक जो है नियामक ढांचा स्थापित करना, ताकि निजी क्षेत्र के जो जितने भी संस्थान हैं वह महंगी दरों पर एक तो इन सेवाओं को उपलब्ध ना कराएं या इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। कुल मिलाकर रोगी के हित में या रोगी को केंद्र में रखकर यह नीति बनाई गई है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही कुपोषण में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए कुपोषण को घटाने पर भी इस नीति में बल दिया गया है। फिर देखभाल गुणवत्ता हो जाएगा। जो सार्वजनिक अस्पताल हैं या सुविधाएं हैं उनमें समय समय पर जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा, राइट, ताकि वो जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें रोगियों की देखभाल के लिए व्यवस्था कैसी है या किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इस पर ध्यान दिया जा सके। और अगर उनकी अच्छी गुणवत्ता रहेगी तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल, भारत की बढ़ती आबादी का जो है जननांकीय लाभ की दृष्टि से जो है मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है, ताकि भारत में जो दवाइयां हैं, वैक्सीन है, राइट, मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के दो फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारे देश के नागरिकों को कम कीमत पर जो है दवाइयाँ हैं या अन्य स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ ये है कि भारत की जो जितनी भी एंडेमिक डिसीजेज हैं जो कि मुख्य रूप से भारतीय महाद्वीप में पाई जाती हैं उनके निवारण में भी इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। और नई नई जो दवाइयाँ हैं उनकी जो है नई दवाइयाँ, वैक्सीन है वो बनेंगी, उत्पादित होंगी, तो उससे हमारे देश की जनसंख्या को और भी महत्वपूर्ण जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इसकी एक और विशेषता है कि इसमें डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, राइट। कई बार व्यक्ति जो है एक रोग के लिए कई बार टेस्ट कराता है, लेकिन उसका जो है डाटा डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित नहीं होता है। इस वजह से एक व्यक्ति को जब भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है वह कई रिपोर्ट्स को जो है वो ले जाता है या कई बार भूल जाता है, तो उसको बार बार रिपोर्ट्स कराना पड़ता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य प्रणाली की जो दक्षता है और परिणाम है वो खराब होते हैं, राइट। इसीलिए दक्षता एवं परिणामों को सुधारने के लिए डिजिटल उपाय
किए जाएंगे, राइट, जिससे जो जितने भी हितधारक हैं उनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, वो अपने सभी रिपोर्ट्स को डिजिटली रूप से जो है वो सेव कर सकें। और इसके साथ ही जो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली है वह भी स्थापित हो जाए। और इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता भी है। जैसे कोरोना महामारी में जन आरोग्य सेतु ये ऐप बाद में सरकार ने बनाया है। ये ऐप अगर पहले से ही भारत सरकार के पास में होता तो जैसे ही कोरोना पेंडेमिक भारत में फैलना शुरू हुई थी, हम इस ऐप के माध्यम से या कोविन जो पोर्टल है उसके माध्यम से जो है कोरोना महामारी से और अच्छे से बचाव कर लेते। तो अभी भी जो जन आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन ऐप है जिससे वैक्सीनेशन हो रहा है, ये डिजिटल जो जितने भी उपकरण हैं ये हमको संक्रामक बीमारियों से फैलने से रोकने के लिए या जो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नई राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति है उसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो इन लक्ष्यों को याद रखना है, ये कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्नों में कोट करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसमें जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें पहला क्या है कि वर्ष 2025 तक जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है जो कि अभी 67.5 है, जो कि कई विकासशील देशों से कम है, उसको बढ़ाकर 70 वर्ष करना। अर्थात जब जन्म हो उस समय पर जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष हो, इसका लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, 2025 तक राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जो कुल प्रजनन दर है, राइट, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको घटाकर 2.1 करना ताकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित हो सके। 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु है, राइट, हो सकता है वो कई बीमारियों की वजह से हो, टीकाकरण ना मिलने की वजह से हो या अन्य स्थिति से हो, तो जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर को 23 तक कम करना। इसके साथ ही जो मातृ मृत्यु दर है उसको 100 तक जो है वो कम करना, राइट। वहीं शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम लाना। तो शिशु, ये दो महत्वपूर्ण है, जो मातृ मृत्यु दर है उसको 100 तक लाना, वहीं शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो है मृत्यु को 23 तक कम करना, और नवजात जो मृत्यु दर है उसको 16 तक कम करना। और मृत जो बच्चे हैं जो कि डेथ ही जन्म लेते हैं, जो ऐसे बच्चे जो मृत जन्म लेते हैं उनकी दर को एकल अंक तक लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, राइट। दूसरा लक्ष्य है कि भारत में कई बीमारियां हैं, उन बीमारियों के रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। जैसे वर्ष 2020 तक HIV के जो वैश्विक लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, ताकि HIV का भी भारत में, HIV जो बीमारी है या एड्स की बीमारी है उसको नियंत्रित किया जा सके। वहीं वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग से उन्मूलित हो जाना, वर्ष 2017 से कालाजार, राइट, लिम्फोटिक फाइलेरियासिस, राइट, इन सभी बीमारियों का उन्मूलन करना। साथ ही साथ 2025 तक अंधेपन के प्रसार को 0.2 प्रति 1000 की जनसंख्या तक कम लाना, क्योंकि वर्तमान समय में भी जो अंधापन है या नेत्र संबंधी बीमारियां हैं ये भी बढ़ती जा रही हैं, इनको रोकना, राइट। इसके साथ ही 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, क्रोनिक श्वसन, इस वजह से जो समय से पहले बीमारी हो जाती हैं उनको 25% कम करना, ताकि कैंसर है, मधुमेह है, हृदय रोग है, इससे लोगों की डेथ ना हो, राइट। तो यहाँ पर दूसरा लक्ष्य था रोग प्रसार में कमी करना। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वास्थ्य प्रणाली का निष्पादन करना या स्वास्थ्य प्रणाली का बेहतर प्रबंधन करना या व्यवस्था करना, जिसमें क्या हो जाएगा 2025 तक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, राइट, उनके मौजूदा स्तर से 50% तक उनमें क्या करना, बढ़ोतरी करना। चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जो भी मौजूदा स्तर है उन सुविधाओं
को मौजूदा स्तर से 50% बढ़ावा देना, राइट। प्रसव पूर्व जो देखभाल कवरेज है तथा जन्म के पश्चात जो देखभाल क्षमता है उसको 90% से ऊपर बनाए रखना, ताकि संस्थागत प्रसव जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सके और इससे मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम हो सके। फिर 2025 तक जो नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण उपलब्ध कराना, राइट। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन की जरूरत को 90% से ऊपर क्या करना, पूरा करना। ये यहाँ पर स्वास्थ्य प्रणाली का निष्पादन से संबंधित लक्ष्य थे। अब स्वास्थ्य प्रणालियों की सुदृढ़ीकरण से संबंधित लक्ष्य है, उसमें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जो वर्तमान खर्च है, राइट, तो जीडीपी के वर्तमान 1.5% है उसको बढ़ाकर कितना करना, 2.5% तक करना। फिर राज्यों का जो स्वास्थ्य व्यय है जो कि कितना है, 8% है, राइट, उसको 8% से अधिक करना। दरअसल अभी तो 4 से 5 या मैक्सिमम 6%, तो राज्यों का जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो व्यय है उसको बजट को 8% से अधिक करना। एवं जो आकस्मिक अत्यधिक व्यय या जो आपाती व्यय है उससे परिवारों की वर्तमान स्तर से 25% कम करना। और जो आकस्मिक व्यय कब होता है, जब कई बार संक्रामक बीमारियां फैलती हैं या रोग अचानक से बढ़ते हैं, तो उससे एक बीमारियां बढ़ती हैं जिससे अचानक जो आपाती व्यय है वो भी बढ़ जाता है, उसको 25% तक कम करना। इसके साथ ही स्वास्थ्य संरचना और मानव संसाधन संबंधी भी लक्ष्य। स्वास्थ्य संरचना में जो परिचिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं, हमारे देश में परिचिकित्सक एवं डॉक्टरों की कमी है, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, राइट, अर्थात डॉक्टरों एवं परिचिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी करना और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों में बढ़ोतरी करना, राइट। इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, राइट, उसके अंतर्गत जो भी वित्तीय संसाधन है उनको भी स्वस्थ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाना। और अंत में इसका जो एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य हो जाएगा कि निवारक एवं संवर्धक स्वास्थ्य हो जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमारे देश में कई बीमारियां फैलती हैं, कई संक्रामक रोग हैं, उनकी रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव कुछ जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान, ताकि संक्रामक रोग ना फैले। फिर संतुलित, गुणकारी और नियमित जो है व्यायाम को बढ़ावा देना, आहार में बढ़ोतरी करना, संतुलित नियमित व्यायाम को बढ़ावा देना, राइट। जो मादक पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों से इनकी लत से छुटकारा पाना। फिर यात्री सुरक्षा, विशेषकर रेल सड़क दुर्घटना के कारण जो मृत्यु होती है उनको कम करना, एक्सीडेंटल डेथ को कम करना, राइट। फिर महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा में वृद्धि एवं तनाव में कमी करना, और जो वायु प्रदूषण है उनको कम करना ताकि अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। तो इस तरीके से न केवल आज हमने बेसिक कंप्लीट किया है बल्कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी हमने पढ़े हैं जो कि आगे के टॉपिक समझने में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।